नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूँ इज़राइल, फ़लस्तीन और उसके बहाने सारी दुनिया भर की खबरें लेकर। अभी मैं घूम ही रहा हूँ दुनिया में, जब आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं डेनमार्क में हूँ, डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन में। मैं लगातार फ़ॉलो कर रहा था और परसों ऐसा लग रहा था अचानक से कि ईरान शायद बहुत जल्दी हमला कर देगा और इसको लेकर पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ था। हुआ ये था, 3 बहुत इम्पोर्टेंट घटनाएँ हुई थी। पहली घटना ये हुई थी कि रशिया से हथियारों का खेप जो है, हथियारों की खेप वो ईरान पहुंची थी। ये खबर आई थी कि हथियार लेकर आने वाला जो जहाज है वो ईरान में पहुंच गया है। दूसरा ये हुआ था कि आयतुल्लाह खुमैनी के कई बयान आए थे। हानिया के जो अंतिम क्रिया हुई थी उसके बाद, कफन दफन के बाद, उनके कई बयान आए थे। और तीसरी बड़ी घटना ये हुई थी कि अचानक दुनिया भर के देशों ने इजराइल जाने वाली जो जहाजें थी उसमें उन पर रोक लगाई और अपने नागरिक जो इजराइल में हैं उनसे कहा कि वो बेहद सावधान रहें, कभी भी कुछ भी घट सकता है। इजराइल के अंदर भी जो उनके अपने मिनिस्टर्स और उनके ऑफिशियल्स हैं, उनको सैटेलाइट फोन दे दिया गया, इस डर से कि कहीं कोई मिसाइल अगर लगती है तो जो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो पूरा का पूरा सिस्टम ध्वस्त नहीं हो जाए। तो ऐसा लग रहा था कि 48 घंटों के अंदर कोई वार शुरू हो जाएगी। इसके अलावा अमेरिका ने भी खाड़ी के अंदर अपनी प्रेजेंस बढ़ा दी थी, बहुत सारे हथियार भेजे थे और कुछ बयानात आए थे। दो जो सबसे इंपॉर्टेंट बयानात आए थे और जो थोड़ा सा परेशान करने वाले, दुखी करने वाले भी हैं, अगर आप इंसान हैं, अगर आप दुनिया को देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं, तो एक आया था जॉर्डन के शाह का और दूसरा आया था सिसी का, जो मिस्र का राष्ट्रपति है सिसी, उसका आया था। और दोनों बयानों में ये कहा गया था कि इजराइल की तरफ अगर कोई हथियार आएगा, कोई अगर मिसाइल आएगा हमारे देश के ऊपर से, तो हम उसको मार देंगे, हम उसको तबाह कर देंगे। मतलब इजराइल के खाड़ी के अंदर अगर कोई दो रक्षक बन के उभरे थे, अंदर अंदर तो बहुत सारे हैं, लेकिन खुले तौर पर जिन्होंने सामने आके कहा कि इजराइल पर अगर हमला होता है तो हम उसको रोकने की कोशिश करेंगे, उसमें एक तो मिस्र का सिसी हो गया और दूसरा हो गया आपका जॉर्डन का शाह। मैं इन लोगों को हो गए नहीं कह पा रहा हूं, क्योंकि उस इलाके में रहते हुए, फलस्तीनियों के साथ इतना कुछ होता हुआ देखते हुए और पहले एक आध बयान देने के बावजूद जो इनका रुख है वो शर्मिंदा करने वाला है। लेकिन इन सारे हालात को देखकर ऐसा लग रहा था कि कभी भी हमला हो सकता है। हिजबुल्लाह के जो नसरुल्लाह साहब हैं उनका तो बयान आया ही था, आप जानते हैं। हिजबुल्लाह के भी एक कमांडर की जान गई है। तो ये सारे बयान आ रहे थे, लेकिन तब भी मेरे समझ में आ रहा था और मैं ये देख पा रहा था यहाँ से लगातार सोशल मीडिया पे, कम से कम मेरे समझ में आ रहा था कि फिलहाल तुरंत कोई हमला नहीं होगा, क्योंकि दुनिया का कोई बेवकूफ देश ही होगा जो आज के जमाने में डेट और टाइम देकर हमला करेगा। ऐसा करने का मतलब तो ये होता है कि आपने ये तय कर दिया कि इस हमले का कोई असर नहीं होने वाला है। आज के टाइम में जब सब पहले से पता होता है तो झटके से किया हुआ हमला सबसे बड़ा होता है। इसके अलावा जो बड़ी घटना हुई, मैं आऊंगा इस पर, लड़ाई की कितनी संभावनाएं हैं, क्या क्या हो सकता है, इस पर मैं बात करूंगा। लेकिन इसके अलावा जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात हुई वो हानिया का जो हानिया साहब का जो कफन दफन जब हुआ, जब उनकी अंतिम क्रिया हुई, उस समय देखा गया कि सऊदी अरबिया और यूएई के जो सुप्रीमोज हैं उनके अलावा लगभग अरब वर्ल्ड के सारे इंपॉर्टेंट लोग वहां पर देखे गए। खास तौर पे जो कतर के अमीर हैं वो वहां पर देखे गए और कैफिए के ऊपर सिर पर जो हेड गियर वो पहनते हैं वो उन्होंने उतारा हुआ था, जिसका प्रतीक ये होता है, जिसका मतलब ये होता है कि मेरा कोई बहुत अपना मर गया है। तो इस तरह की जो एकता दिखाई दी है अरब वर्ल्ड में, अब जबानी जमा खर्च तो लगातार होता ही है। सबने कहा कि इसराइल जो है वो खतरा बन गया है और फला ढिमका, ये वो कहते ही रहते हैं। इसको हम लोग बहुत इंपॉर्टेंस इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि ये जबानी जमा खर्च ज्यादा होता है, अपनी जनता को सुनाने के लिए कुछ बड़ी बात कम होती है। लेकिन फिर भी ये सारे के सारे जो शो थे, जिस तरह से सामने आकर इन लोगों ने कहा, दिखाया, एक बात समझ में आ रही है कि अरब की जनता के अंदर जिस तरह से इस समय इजराइल के लिए गुस्सा है, उस गुस्से का असर जो अरब के हुक्मरान हैं उनके ऊपर बहुत साफ साफ दिखाई दे रहा है। वरना कतर के बारे में आप जानते हैं कि ठीक है, कतर में शांति वार्ता चल रही थी, शांति वार्ता कराने की, मध्यस्थता करने की सारी कोशिश कर रहे थे, सारी कोशिश कर रहे थे कि किसी भी तरह से फलस्तीन के अंदर शांति स्थापित हो जाए, जंग
खत्म हो जाए। लेकिन कतर आप जानते हैं अमेरिका के बेहद करीब है, उसके जो तिजारती रिश्ते हैं वो अमेरिका से बेहद इंपॉर्टेंट हैं और सब मिला-जुला कर वो अमेरिका के साथ ही खड़ा होता है। लेकिन अगर कतर के शाह न केवल वहाँ पे या कतर के अमीर न केवल जाते हैं वहाँ पर, हानिया साहब की आखिरी क्रिया में न केवल शामिल होते हैं बल्कि अपने हेड गियर के ऊपर जो बैंड होता है, उस बैंड को उतार कर शामिल होते हैं, जो इस बात का प्रतीक होता है कि मेरा कोई बहुत अपना, मेरे घर का कोई चला गया है, मैं उसकी अंतिम क्रिया में आया हूँ। तो इसके अपने मानी होते हैं, जो तुरंत में कोई असर भले न डालें, लेकिन लॉन्ग टर्म में असर डालेंगे। अब रही बात जंग की, लगातार बात आ रही है, लगातार जंग की बात हो रही है और ये सच्चाई है कि रशिया से काफ़ी हथियार आए हैं। इसके अलावा ईरान ने अपने यहाँ जो अंदर अपना जो सैनिक ठिकाने हैं, वहाँ पर मूवमेंट शुरू कर दिए गए हैं और आम पब्लिक से ये कहा गया है कि इनकी फ़ोटोग्राफ न खींचे, ये खतरनाक हो सकता है। तो इतना तो तय है कि ईरान तैयारी में लगा हुआ है, उधर हिज़्बुल्लाह तैयारी में लगा हुआ है और इतना तो मैं जानता हूँ, मिडल ईस्ट को समझता हूँ कि आज नहीं कल हमला तो होगा। अब देखना यह है कि 2 तरह के हमले होते हैं। एक पिछली बार जो दोस्ताना टाइप के हमले हुए थे, इज़राइल ने ईरान के अंदर हमला किया, तो ईरान ने पलट के हमला किया, जिसमें 90% जो उसकी मिसाइल्स थी, वो बेकार कर दी गई, ड्रोन मिसाइल्स बेकार कर दी गई और वो मैंने उस समय जब वीडियोज़ बनाए थे, मैंने कहा भी था कि ये हमले कोई बड़ा नुकसान करने के लिए नहीं किए गए थे, बस इसलिए किए गए थे, ये बताने के लिए कि आप अगर हमारे अंदरूनी इलाके में हमला कर सकते हो, तो कल को ज़रूरत पड़ने पे हम भी हमला कर सकते हैं। तो एक तो इस तरह का हमला हो सकता है और दूसरा सीरियस हमला हो सकता है, जो इस पूरी जंग को एस्केलेट कर सकता है। अब हानिया साहब की डेथ के बाद, हानिया साहब को जिस तरह से तेहरान में मारा गया है, उस समय भी यही हुआ था कि सीरिया में जो ईरान का दूतावास है, उसके ऊपर हमला हुआ था और ईरान के एक बड़े ऑफिसर को मारा गया था। इस बार हमास के एक लीडर को मारा गया, जिसको कतर में नहीं मारा जा सका, जिसको दूसरे देशों में नहीं मारा जा सका, लेकिन ईरान के अंदर मारा गया और अब पूरी थ्योरी आ रही है, शुरू में आ रहा था व्हाट्सएप वगैरह का, वो सब नहीं। अब पूरी थ्योरी आ रही है, फिर एक थ्योरी आई, वेस्टर्न अखबारों में छपी कि उनके जहां वो रुकने वाले थे, वहां कई महीने पहले से बम लगा के रखा गया था। मेरे भी समझ में नहीं आ रहा था कि अगर वहां बम लगा के रखा गया था और हानिया वहां रुकने वाले थे, तो क्या जब वो रुकने गए उसके पहले कोई जांच वगैरह नहीं हुई? वो थ्योरी बहुत समझ में आ नहीं रही थी। अब ये आ रहा है कि उनको एक प्रोजेक्टाइल से मारा गया है, यानी उनके होटल की खिड़की के सामने कुछ दूरी पर एक प्रोजेक्टाइल लगाया गया और उस प्रोजेक्टाइल से प्रिसीजन तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया और उनको मारा गया। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि चाहे प्रोजेक्टाइल से मारा गया हो, चाहे किसी भी तरीके से मारा गया हो, जब तक ईरान के कुछ लोग उसमें शामिल ना हों, जब तक ईरान के अंदरूनी लोग, जो लोग वहां की प्लानिंग करते हैं, जो लोग उनकी सिक्योरिटी में लगाए गए थे, जिन लोगों की जिम्मेदारी थी उनकी सिक्योरिटी करना, जब तक वो लोग इसमें हिस्सेदारी ना करें, हानिया की हत्या कर पाना, उनको मार पाना, उनको शहीद कर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। क्यों? पहली बात तो ये कि वो कहाँ रुके हैं, ये हर आदमी को नहीं पता था। ऐसा नहीं कि ईरान में या तेहरान में हर आदमी जानता था कि हानिया साहब फलां होटल में रुके हुए हैं। ये एक सिक्योरिटी का मामला था, गोपनीय तरीके से उनको रुकवाया जाता था, तो वो कहाँ रुके हैं, ये खबर बहुत कम लोगों के पास थी और ज़ाहिर है जिन कम लोगों के पास थी, उनमें से ही किसी ने ये खबर लीक की, नंबर 1। दूसरा ये कि अगर प्रोजेक्टाइल भी लगाया गया था, तो ईरान में इतनी सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी में कैसे पता नहीं चल पाया कि हानिया साहब के कमरे के सामने या कमरे को निशाना लेकर एक प्रोजेक्टाइल लगाया गया है, ये कैसे पता नहीं चल पाया? ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि ज़ाहिर तौर पर जिनको पता करना था, या तो उन्होंने कोताही की या पता होने के बाद भी चुपचाप रहे। तो एक बात तो जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं, इस पर मैं बिल्कुल क्लियर हूं कि बिना आईआरजीसी के अंदरूनी लोगों के या बिना ईरान के इंटेलिजेंस के किसी अंदरूनी आदमी के सहायता के ये पॉसिबल ही नहीं था कि ईरान के अंदर हानिया साहब की हत्या की जा सकती। इसलिए अभी देख रहे हैं हम कि ईरान से खबर आ रही है कि वहाँ काफ़ी सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया है, इंटेलिजेंस के लोगों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब वो खबर क्या निकल के आएगी, कौन लोग आएँगे, ये सारा कुछ देखना होगा। लेकिन ईरान के लिए इज़राइल के ऊपर हमला करने से पहले अपना घर दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। अगर उसके अपने घर में भेदी, अगर उसके अपने घर में इतने सारे गद्दार बैठे हुए हैं, तो आज इन्होंने हानिया की हत्या करवाई है, कल ये ईरान का और भी नुकसान
कर सकते हैं। तीसरी बात, शिया सुन्नी बनाने की बहुत कोशिश की गई इसको कि एक शिया मुल्क में एक सुन्नी नेता की हत्या हुई, जबकि कतर में नहीं हुई और बाकी सारी जगहों पे नहीं हुई। मुझे लगता है कि इस तरह से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये ईरान जिस तरह से हमास के साथ खड़ा है, ईरान ने लगातार जिस तरह से हमास को सपोर्ट किया है, या फिर हिजबुल्लाह ने जिस तरह से सपोर्ट किया है, उसको लेकर किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए। और उसमें अगर कोई शिया सुन्नी करने की कोशिश करता है तो जाहिर तौर से वो अमेरिकन और वेस्टर्न मीडिया जो है उसके हाथ में खेल रहा है। इस तरह की चीजों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। ये सारी बातें सिर्फ और सिर्फ लड़ाई को कमजोर करने वाली बातें हैं। आप देखिए, हानिया सुन्नी थे, उनका कफन दफन हुआ, उनको कब्र में गए, वो सारा कुछ जो होता है, सारी परंपरा निभाई गई। और उस समय किसने नमाज पढ़ी, किसने ये सारा कुछ कराया? खुद आयतुल्लाह खुमैनी ने, जो शियाओं के सबसे बड़े नेता हैं। बाकी जगहों पर अरब के अलग-अलग मुल्कों में गायबाना नमाज पढ़ी गई, ये सारा कुछ हुआ, लेकिन जहां पर मुख्य कार्यक्रम हुआ, वहां तो उसको लीड आयतुल्लाह खुमैनी कर रहे थे। जाहिर-सी बात है कि यहाँ पर उन्होंने शिया-सुन्नी का जो भेद है, शिया-सुन्नी के बीच की जो लड़ाई है, उसको महत्व नहीं दिया। महत्व दिया अपनी दोस्ती को, महत्व दिया अपने सपोर्ट को, तो उसको लेकर किसी तरह का तमाशा नहीं करना चाहिए। आखिरी बात ये कि जिस तरह से इज़राइल के अंदर अफरा-तफरी मची हुई है, अभी कल-परसों में लगातार खबरें आ रही थी वहाँ के एयरपोर्ट की, कि वहाँ लगातार वहाँ के लोग बाहर निकल रहे हैं क्योंकि डर है कि कभी भी हमला हो सकता है। दूसरी खबर ये आई कि वहाँ का जो एयरपोर्ट का पूरा सिस्टम है, वो थोड़ी देर के लिए डिस्टर्ब हो गया, जिसकी वजह से बहुत सारी फ्लाइट कैंसल करनी पड़ी। मैंने आपको बताया कि सबसे पहले फ्रांस ने इज़राइल के लिए जो फ्लाइट्स हैं, वो कैंसल की। उसके बाद हिंदुस्तान जैसे मुल्कों ने भी ये एडवाइजरी जारी की वहाँ के नागरिकों के लिए कि भाई अपनी सेफ्टी का ध्यान आप खुद रखिए, कभी भी कुछ भी हो सकता है। अब हिंदुस्तान के बारे में मुझे बहुत मजेदार ये लग रहा है कि कुछ दिन पहले तो आप यहाँ से लोगों को भर्ती करके इज़राइल नौकरी करने भेज रहे थे। जब सारी दुनिया अपने नागरिकों को सुरक्षित रहने के लिए कह रही थी, सारी दुनिया अपने नागरिकों को वापस लौटने के लिए कह रही थी, तो आप यहाँ से गरीबों को भेज रहे थे कि जाइए, उन जगहों पे मकान बनाइए, उन जगहों पर खेती करिए जहाँ से हिजबुल्लाह के डर से लोग भागे हुए हैं। आपके हमारे हिंदुस्तानी एक भाई की वहाँ हत्या भी हुई, उसके बावजूद हमने ना लोगों को भेजना रोका और ना ही इस तरह की कोई एडवाइजरी की। और अब जब जंग सामने है, तो हम इस तरह की बातें कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। ज़ाहिर है वहाँ पर जो पैसे वाले हिंदुस्तानी होंगे वो तो वापस लौट भी आ सकते हैं, लेकिन जो गरीब मज़दूरी करने गया है, वो इतनी जल्दी लौटना उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। और अगर जंग होगा, तो उसका भी नुकसान उतना ही होगा जितना वहाँ के लोगों का, और ये बेमौत की मौत उसको मिलेगी। हम रशिया में पहले ही देख चुके हैं और वही सारी चीज़ें हमको इज़राइल में होती आ रही हैं। और जंग तो होगी, छोटी या बड़ी कैसी भी जंग तो होगी, ये तो बिल्कुल तय मानिए। अगर ईरान इतने सब के बावजूद खामोश होकर बैठ जाएगा, तो कल अरब वर्ल्ड में भी कोई भी उसकी बात सुनने वाला नहीं है। अगर ईरान इसके बदला लेने के बजाय ऐसे ही कुछ छोटा-मोटा नाटक करके 2-4 ड्रोन भेज के रह जाएगा, तो आप यकीन जानिए कि फ़लस्तीन और हिज़बुल्लाह और बाकी लोगों को भी समझ में ये बात आ जाएगी कि ईरान बातें कितनी भी बड़ी-बड़ी कर ले, लेकिन हमको जंग में मदद कर सकता है, खुद जंग में नहीं आएगा। और ये ईरान की पूरी इमेज के लिए, ईरान की पूरी ताकत के लिए ये बेहद खतरनाक बात होगी। इसलिए मुझे लगता है जंग तो होगी। और जिस तरह से नॉर्थ कोरिया के राष्ट्रपति का बयान आया, जिस तरह से चाइना से बयान आया, जिस तरह से रशिया लगातार बयान दे रहा है, डर मेरा जो है, जो मैं हर वीडियो में हर बार कहता हूँ और कहना ज़रूरी समझता हूँ, कि डर मेरा ये है कि कहीं ये जंग इतनी बड़ी ना हो जाए कि सारी दुनिया इसमें उलझ जाए। यूक्रेन और रशिया के बीच में पहले से लड़ाई चल रही है, मिडिल ईस्ट वाली भी लड़ाई अगर शुरू हो गई, तो क्या होगा इसकी कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है। बेहतर तो ये होता कि इस समय यूनाइटेड नेशंस और दुनिया के जो बड़े मुल्क हैं, वो इस जंग को रोकने और वहां पर टू स्टेट सॉल्यूशन बनाकर फलस्तीनियों को आजाद देश देकर जंग की सारी संभावना खत्म करने की कोशिश करते। लेकिन ये कौन करेगा? जिसको करना था, जिसको कहा जाता है कि विश्व का नेता है जो आज की डेट में अमेरिका, वो तो इजराइल को लगातार हथियार भेजने में लगा हुआ है। वो तो और ज्यादा हथियार भेज रहा है इजराइल को, ताकि अगर ईरान से लड़ाई हो तो वो सपोर्ट कर सके। तो ऐसे में लगता नहीं है कि जंग रोकने का काम कोई करेगा फिलहाल। और अगर जंग रोकने का काम नहीं होगा, तो क्या होगा वो आप जानते हैं। मेरी दुआ बस इतनी हो सकती है कि इस तरह का कुछ ना हो। लेकिन अगर इस तरह की जंग होती है, तो जो बात मैं बार बार कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं, कि ये बाकी दुनिया के वजूद के लिए संकट तो होगी, इजराइल और अमेरिका के वजूद के लिए भी उतना ही बड़ा संकट होगी। अगर ये जंग होती है, तो पहले ही से कर्ज में जो डूबा हुआ यूरोप है, जो अमेरिका है, उसके लिए आने वाला वक्त
और मुश्किल होगा। दुनिया जैसी भी बनेगी, अच्छी या बुरी, बुरी ही बनेगी, इससे और ज़्यादा बुरी बनेगी, इससे और ज़्यादा तबाही होगी। नागासाकी में एक बम गिरा था, उसका असर हम अभी तक देख रहे हैं। और नागासाकी याद आया तो नागासाकी से एक खबर भी याद आई कि नागासाकी हर साल मनाता है, जब उसके यहाँ हमला हुआ था, उसका दिन मनाता है। उस दिन के आयोजन में इज़राइल को इस बार नहीं बुलाया गया है। कहा गया है कि इज़राइल जेनोसाइड कर रहा है, इसलिए हम उसको नहीं बुलाएँगे। तो अगर इस तरह की जंग होती है तो दुनिया का क्या होगा, इसकी कल्पना करना कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन जैसी भी दुनिया होगी, उसमें अमेरिका की जो तानाशाही है, अमेरिका का जो वर्चस्व है, वो निश्चित रूप से खत्म हो जाएगा। इतना यहाँ से समझा जा सकता है। बाकी जब जैसे जहाँ होगा, मैं लगातार अपडेट करता रहूँगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल। अगर मुमकिन हो तो हमारी मेंबरशिप आप ले लीजिए। ₹3 रोज़ से कम की भी जो ये मेंबरशिप होती है, हमें बड़ी ताकत देती है। अगर आप सुपर थैंक्स देना चाहें तो जिस भी मुल्क में हैं, वहाँ की करेंसी में सुपर थैंक्स दे सकते हैं। और वीडियोज़ को शेयर करना, दोस्तों तक पहुँचाना तो ज़रूरी है ही, ताकि हमारी भी हिम्मत बनी रहे और हम कैमरे और सत्ता की आँख में आँख डालकर सच कह सकें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।